नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में और आपके अपने YouTube चैनल पे जिसका नाम है रोजगार विद तरुण। मेरा नाम है तरुण, मैं आपको पढ़ाऊंगा साइंस और साइंस के आज हम देखेंगे क्वेश्चंस कि किस लेवल के और हमारे क्वेश्चन बन सकते हैं, चाहे आपका रेलवे का एग्जाम हो, चाहे एसएससी का हो, चाहे आपका स्टेट का एग्जाम हो, इवन आपका पीसीएस का हो एग्जाम हो, आरओ आरओ का हो, जो भी आप एग्जाम दे रहे हैं जिसमें साइंस के क्वेश्चन आते हैं उन सभी क्वेश्चंस को हम यहां पर डेली प्रैक्टिस वाइज करते चलेंगे। और अगर आपको सेशन आज का पसंद आए तो एक बार बच्चे शेयर कर देंगे, लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देंगे। ठीक है भाई, चलो तो देख लेते हैं आज के क्वेश्चंस को। सबसे पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा और सबसे पहला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि टरबाइनों द्वारा बहते पानी और हवा का उपयोग डैश में परिवर्तन के लिए किया जाता है। मतलब किस चीज को किस में परिवर्तन करते हैं, टरबाइन की बात कर रहे हैं। तो टरबाइन का काम होता है कि पानी जब बहता है, याद रखना, पानी बहता है या हवा जो बहती है उसके पास गतिज ऊर्जा होती है। कौन सी होती है? गतिज ऊर्जा होती है। और टरबाइन का काम क्या होता है? टरबाइन का काम होता है गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देने का। तो यहां पर जो आपका ऑप्शन है, पहला पोटेंशियल इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी नहीं होगा ये, दूसरा आपका न्यूक्लियर इनटू इलेक्ट्रिकल नहीं होगा, तीसरा है आपका काइनेटिक टू इलेक्ट्रिकल। ये करेक्ट आंसर है कि क्या करता है, काइनेटिक को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर देता है। ये डी ऑप्शन है आपका केमिकल इनटू इलेक्ट्रिकल। ये काम होता है सेल या बैटरी का, जिसके द्वारा केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर दिया जाता है। न्यूक्लियर एनर्जी का इलेक्ट्रिकल में ये होता है न्यूक्लियर पावर प्लांट में, और ये पोटेंशियल का इलेक्ट्रिकल में कन्वर्जन इनसे नहीं हो पाता है। ठीक है, तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए जरा, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यांत्रिक ऊर्जा में से गतिज ऊर्जा को अगर माइनस कर दें तो हमें क्या मिलेगा। तो उसके लिए पहले आपको यह मालूम होना चाहिए कि जो आपकी यांत्रिक ऊर्जा है यानी कि मैकेनिकल एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी किसके बराबर होती है। तो भाई मैकेनिकल एनर्जी बराबर होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के। अब किया क्या है, मैकेनिकल में से गतिज ऊर्जा यानी इसको इधर लाए तो माइनस हो गई, तो बचेगा क्या, केवल पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा। बी ऑप्शन यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन है आपके सामने और क्वेश्चन कह क्या रहा है कि यांत्रिक ऊर्जा किसके बराबर होती है। जो अभी आपको बताया कि काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी मिलकर हमें क्या देते हैं, यांत्रिक ऊर्जा देते हैं। तो यहां पर पहला है गतिज ऊर्जा प्लस रासायनिक ऊर्जा, तो नहीं होगा, कट गया ये। दूसरा है गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा, ये बिल्कुल सही आंसर है, मतलब इसका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, तो ये समझ में आ रही होंगी सभी बच्चों को। अगला क्वेश्चन देखो जरा, अगला क्वेश्चन है आपके सामने और क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 20 किलो के हथौड़े को 10 मीटर की ऊंचाई तक उठाने पर प्राप्त स्थितिज ऊर्जा की गणना करें। मतलब एक हथौड़ा है जो 20 किलो का है और उसको 10 मीटर ऊंचाई तक उठा दिया, तो कितना उस पर स्थितिज ऊर्जा आ जाएगी, कितनी उसके पास पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी, हमसे ये पूछा गया है। अब यहां पर जरा ऑप्शंस को देखो, ऑप्शंस में 3 है, 3 है, 3 है, 3 है। चलो, पास्कल हो नहीं सकता, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी तो है, ऊर्जा है, ऊर्जा की यूनिट क्या होती है, जूल होती है। पास्कल किसकी होती है, पास्कल यूनिट होती है प्रेशर की। ठीक है, किसकी होती है, प्रेशर की। वॉट होती है पावर की। भाई अगर वॉट पावर की है तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। न्यूटन किसकी होती है, न्यूटन होती है फोर्स की, तो हमारा ये भी नहीं होगा। जूल में एक ही आंसर है, तो शायद ये हो सकता है। मैं अभी टिक भी लगा दे रहा हूं और सॉल्व कर लेते हैं। भाई पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, mgh होता है। द्रव्यमान हमें दे रखा है 20 किलो का। ठीक है, जी की वैल्यू कितनी होती है सरफेस पे, लगभग 10 होती है, 9.8 होती है, कहीं पर हम 10 भी लिख लेते हैं। अगला है आपका 10 मीटर, तो 20 गुणे 10 गुणे 10 कितना आ गया भैया, 20 गुणे 10 गुणे 10 हमारा 2000 जूल आ जाएगा। मतलब बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है भाई, ये हो गया इसका आंसर, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर है 5 और क्वेश्चन नंबर 5 आपसे क्या कह रहा है कि 5 मीटर पर सेकंड की गति से चलने वाली 20 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होगी। क्या पूछा है हमसे, काइनेटिक एनर्जी पूछी गई है। अब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर होता है, जिसमें एम आपका द्रव्यमान है और वी क्या है, उसका वेग है। तो यहां से काइनेटिक एनर्जी का अगर निकाले हम इक्वेशन, तो हाफ द्रव्यमान हमें दे रखा है 20 किलो का
और उसका वेग दे रखा है 5 मीटर पर सेकेंड, इसका कर देंगे स्क्वायर। 2 से काटा इसको 10 बार कट गया, तो ये आ गया 10 गुणे में 5 का स्क्वायर हो गया 25, तो 25 का 10 से गुणा किया तो कितना आ जाएगा आपका 250 जूल आ जाएगा। कितना आ जाएगा 250 जूल। अब यहां पर आप सीधे जूल देखकर भी आंसर निकाल सकते हैं, किलोग्राम होगा नहीं, द्रव्यमान का होता है, न्यूटन फोर्स का होता है और पास्कल प्रेशर का होता है। ऊर्जा पूछी गई थी तो हमारा इस हिसाब से भी बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो भैया अगला क्वेश्चन है, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का सूत्र है। तो भैया स्थितिज ऊर्जा की बात करें, अभी आपको बताया था कि उसका सूत्र क्या होता है, mgh होता है, तो हमारा ये वाला करेक्ट हो जाएगा। ये हमारा काइनेटिक एनर्जी का होता है, ये हमारा इसका फॉर्मूला ही नहीं बनता, और ये अलग अलग हाइट के लिए होता है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा 6 का भी। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन है, देखिए जरा। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से किस में गतिज ऊर्जा नहीं है। ये आपको ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से किस में जो काइनेटिक एनर्जी है वो नहीं है, ये पूछा गया है। अब एक पत्थर क्या है, लुढ़क रहा है, चल रहा है, तो भाई चल रहा है तो उसका मतलब क्या, गति है। गति है तो गतिज ऊर्जा है। फॉलिंग कोकोनट, ठीक है, नारियल क्या है, गिर रहा है। अब नारियल गिर रहा है तो उस पर भी क्या है, उसका कुछ ना कुछ वेग होगा। अगर वेग है इसका मतलब गतिज ऊर्जा है उसके पास। उठा हुआ हथौड़ा है भाई, हथौड़े को उठाए रखा हुआ है, चल नहीं रहा। जब चल नहीं रहा है, उठा दिया गया है, तो इसका मतलब इसके पास क्या होगी, स्थितिज ऊर्जा होगी, इसके पास गतिज ऊर्जा नहीं होगी। बाकी चलती हुई कार की बात करें, फिर मूव कर रहा है, यानी इसके पास भी क्या होगा, इसके पास भी काइनेटिक एनर्जी होगी। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा सही है, बस कौन सा, सी ऑप्शन करेक्ट है। चलो भैया अगला देखो, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा ज्ञात करने का सूत्र। तो मैंने भी आपको बताया था कि गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी अगर आपको निकालनी है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर होता है, हाफ mv स्क्वायर। यहां पावर -2 है, पावर -2 नहीं होती वी की, गलत हो जाएगा। ये आपका पोटेंशियल एनर्जी का होता है, ये आपका फोर्स का होता है, तो ये दोनों भी गलत हो गए। हमारा बी ऑप्शन इसका भी सही आंसर है। देखिए भाई अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि एक संपीड़ित स्प्रिंग में सामान्य स्प्रिंग की तुलना में डैश ऊर्जा होती है। मतलब एक स्प्रिंग है वो कंप्रेस्ड है, उसको दबा के रखा हुआ है, तो उसमें एनर्जी कैसे होगी, नॉर्मल स्प्रिंग की रिस्पेक्ट में। तो भाई अगर हम किसी की शेप चेंज करते हैं, स्प्रिंग को चाहे दबा दें चाहे स्प्रिंग को खींच दें, तो उसमें एक ऊर्जा स्टोर हो जाती है, एक एनर्जी स्टोर हो जाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। और नॉर्मल स्प्रिंग की कंपैरिजन में वो कहीं ज्यादा होती है। तो यहां पर हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, क्योंकि जब हम स्प्रिंग को छोड़ते हैं, दबा दिया है तब छोड़ा या खींचा है तब छोड़ा, दोनों ही कंडीशन में वो बहुत तेजी से या तो अंदर की तरफ आएगी या फिर बाहर की तरफ जाएगी, मतलब वो ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगी। ठीक है भाई, देखिए अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु को एक निश्चित ऊंचाई से जमीन पर गिराया जाता है, जब यह जमीन को छुएगा तो इसमें शामिल होगा। भाई कोई चीज ऊपर से नीचे गिर रही है, मतलब वो चल रही है, मोशन में है। अगर चल रही है, उसके पास वेग है, इसका मतलब उसके पास गतिज ऊर्जा होगी। जब वो जमीन को टच करेगा तब भी उसके पास गतिज ऊर्जा होगी। लेकिन जब ऊंचाई पे होगा, ठीक है, जब ऊंचाई पे होगा तब उसके पास स्थितिज ऊर्जा होगी। और वही क्या होता है, जब नीचे की तरफ चलने लगता है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा कम होती जाती है और गतिज ऊर्जा बढ़ती चली जाती है। तो यहां पर जो ऑप्शन है आपका कि कौन सी एनर्जी होगी, जब ग्राउंड को टच करेगा, ग्राउंड को टच कर गया वहां पर उसकी स्थितिज ऊर्जा 0 हो जाती है, लेकिन उसके पास मैक्सिमम क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है, यानी कि गतिज ऊर्जा होती है। तो यहां पर सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 11, और क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि निम्न कथनों में से कौन से गलत हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। संपीड़ित स्प्रिंग में स्थितिज ऊर्जा होती है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल होती है। उठाने वाले हथौड़े में स्थितिज ऊर्जा होती है, बिल्कुल ठीक बात है ये भी। बांध के पानी में गतिज ऊर्जा होती है, सी ऑप्शन है हमारा। और डी है चलती कार में गतिज ऊर्जा, ये भी ठीक है। लेकिन भाई बांध का जो पानी होता है ना, उसमें गतिज ऊर्जा नहीं होती है, उसमें स्थितिज ऊर्जा होती है, क्योंकि उसको एक लेवल तक उसमें पानी को स्टोर कराया जाता है। तो हाइट क्या होती है पानी की हाइट बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, तो उसके पास जो एनर्जी स्टोर हो जाती है वो पोटेंशियल है। लेकिन जैसे ही डैम के गेट को खोल दिया जाता है, वो पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है
काइनेटिक में। ठीक है, तो हमारा सी ऑप्शन इसका सही आंसर है, क्योंकि हमसे फॉल्स स्टेटमेंट के लिए पूछा गया था, जो गलत स्टेटमेंट है उसके बारे में पूछा गया था। चलो भाई, अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर है 12। और क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि 30 मीटर पर सेकंड गति से घूम रही या चल रही 2 किलोग्राम द्रव्यमान की गेंद की गतिज ऊर्जा क्या होगी। तो अभी जैसा निकाला था हमने, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लग जाएगा, हाफ mv² होता है। तो भैया हाफ द्रव्यमान दे रखा है आपको 2 किलोग्राम का, और वेग दे रखा है 30 मीटर पर सेकंड का, इसका हो जाएगा स्क्वायर, 2 से 2 कट गया, 30 का स्क्वायर होता है आपका 900, और यूनिट क्या आ जाएगी, जूल, यानी कि इसका भी ऑप्शन बी करेक्ट होगा। और ये सारे के सारे टर्मिनेट हो जाएंगे, क्योंकि न्यूटन आ रहा है, वॉट आ रहा है और पास्कल आ रहा है। तो बताया था मैंने, न्यूटन फोर्स का है, वॉट आपका पावर का है, और पास्कल आपका प्रेशर का है। तो बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन देखिए जरा। अब अगला क्वेश्चन थोड़ा लेंदी भी लगेगा पढ़ने में, कि निम्नलिखित में दिए गए उदाहरण दर्शाते हैं। पहला है आपका, तेज गति वाला कंकड़ किसी व्यक्ति को चोट पहुंचा सकता है या खिड़की का शीशा तोड़ सकता है। बिल्कुल सही बात कह रहा है। चलती गाड़ी की ऊर्जा, भाई चलती गाड़ी है, कौन सी ऊर्जा होगी, सबको मालूम होना चाहिए। तेज गति चलने वाली हवा, तो भैया हवा तेज चल रही है, चली रही है, वही बात है। अगला है, पवन चक्की को चला सकता है। पवन जो है, हवा जो है, वो पवन चक्की को चला सकती है, ये बोला गया है। तो भैया इन सब की बात करें, क्योंकि सब चीजों में क्या है, मोशन है, मूवमेंट है, और जिनमें मोशन होता है उसमें गतिज ऊर्जा होती है, यानी काइनेटिक एनर्जी होती है। तो यहां पर आपका जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा सही, क्योंकि ऑप्शन ए क्या है आपका, काइनेटिक एनर्जी है, और इन सब में मोशन की बात हो रही है, चलने की बात हो रही है। ठीक है भाई, क्लियर हो गई होगी ये बात। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। और क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है आपसे, कि किसी वस्तु के मुक्त रूप से गिरने के दौरान उसके पथ में एक बिंदु पर निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा बढ़ती है। ठीक है, किसी भी पॉइंट की बात करी है, कौन सी ऊर्जा बढ़ेगी। तो मैंने आपको बताया अभी कि जब ऊपर से किसी को छोड़ा जाता है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा जो होती है, उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, वो लगातार घटती जाती है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी उसकी बढ़ती जाती है। तो यहां पर ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, कि गतिज ऊर्जा क्या होती है, इंक्रीज होती जाती है, या इंक्रीज होती है किसी भी पॉइंट पर आप चेक करोगे जब उसके गिरने से लेकर। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर है 15, कि किसी वस्तु पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल को कहा जाता है। अब किसी वस्तु पर देखो, ऊपर से किसी को नीचे की तरफ खींच रहा है, वो क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल है, जिसे हम mg बोलते हैं। और ये mg किसके बराबर होता है, ये mg बराबर होता है वेट के, जिसे हम वेट बोलते हैं, ये उसके बराबर होता है, यानी कि आपका ऑप्शन डी वजन, वेट करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, द्रव्यमान में और इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, इसे वजन यानी कि वेट बोलते हैं, जिस बल से पृथ्वी हमें अपनी ओर आकर्षित करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर है 16। और क्वेश्चन नंबर 16 आपसे क्या कह रहा है, कि कोई वस्तु स्थिर गति से चलती है जब उस पर कोई क्रिया नहीं होती। तो भैया ऑब्जेक्ट कब मूव करे कांस्टेंट स्पीड से, जब उस पर क्या कार्य ना कर रहा हो। तो उस पर जब कोई फोर्स काम कर नहीं कर रहा हो, कोई बल कार्य ना कर रहा हो, तो उस पर कोई भी चेंज नहीं आएगा, वो अपनी कांस्टेंट स्पीड से चलती रहेगी। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन देखो, द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या कहलाता है। भाई द्रव्यमान की बात करें और वेग की बात करें, इन दोनों का गुणनफल हमें स्मॉल p देता है, जिसे हम मोमेंटम कहते हैं, जिसे हम संवेग कहते हैं। ठीक है, जिसे हम संवेग कहते हैं, यानी कि हमारा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बल हमारा क्या होता है, ma होता है, और प्रेशर क्या होता है हमारा, फोर्स अपॉन एरिया होता है, ये आपका मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। ठीक है भाई, क्लियर होगी बात। अगला क्वेश्चन देखो, अब अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण संवेग की गणना करता है। जैसा भी बताया मैंने आपको, द्रव्यमान गुणे में वेग आपका क्या होता है, संवेग होता है। ठीक है, त्वरण नहीं आएगा, इसमें गलत हो जाएगा। अगर द्रव्यमान का त्वरण आ गया तो हमारा क्या देगा ये, तब हमें देगा ये फोर्स के बारे में। द्रव्यमान गुणे आयतन हमारा होता नहीं है, ये गलत हो जाएगा, और ये भी गलत है, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है आपके सामने, और क्वेश्चन कह क्या रहा है आपसे, क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस सिद्धांत के अनुसार रॉकेट अंतरिक्ष में कार्य करता है। भाई अगर रॉकेट के पीछे की साइंस को समझें, तो रॉकेट के पीछे की जो साइंस है वो कार्य करती है न्यूटन के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग। और न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहता है, न्यूटन का तीसरा नियम समझाता है कि संवेग का संरक्षण होता है। संवेग में क्या है,
उसका संरक्षण होता है, उसका सिद्धांत है, तीसरा नियम है, ये भी याद रखना। कौन सा है? न्यूटन का तीसरा नियम है ये, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन है ये, थर्ड लॉ ऑफ मोशन है ये। ठीक है भाई, तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं आज का। आखिरी क्वेश्चन आपके सामने है, और क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 20। और क्या कह रहा है आपसे? क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 5 किलोग्राम द्रव्यमान की एक बंदूक 0.01 किलोग्राम द्रव्यमान की गोली दागती है। यदि गोली का प्रारंभिक वेग 250 मीटर पर सेकंड है, तो बंदूक का प्रतिक्षेप वेग ज्ञात कीजिए, मतलब रिकॉइल वेलोसिटी पूछी गई है। अब इसमें भी संवेग के संरक्षण का नियम लागू हो जाता है, तो हम बोल सकते हैं कि मास ऑफ गन इनटू वेलोसिटी ऑफ गन किसके बराबर होगा? वेलोसिटी ऑफ बुलेट इनटू मास ऑफ बुलेट के। ठीक है, मास ऑफ बुलेट के। आगे पीछे लिख दिया, इसको सीधा कर देते हैं, मास ऑफ बुलेट इनटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट। भैया गन का मास दे रखा है आपको 5 किलोग्राम, इनटू वेलोसिटी गन की हमसे पूछी गई है, और इधर हमारा है मास ऑफ बुलेट है 0.01, और साथ में हमारा ये 250। तो भाई Vg इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0.01 इंटू 250 बटे में आ गया आपका 5। 5 से किया तो 5 25, 0 आ गया। तो भाई Vg इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 0 हटाया, पॉइंट इधर आ गया, 0.5 मीटर पर सेकेंड। लेकिन यहां पर 0.5 प्लस में भी, माइनस में भी है और प्लस में भी है, ये तो होंगे ही नहीं, तो गलत ही हो गए। तो अब इसमें आंसर कौन सा होगा, माइनस का या प्लस का? तो देखो, बुलेट जब फायर होती है आगे की तरफ, उसके रिएक्शन में बंदूक जाती है पीछे की तरफ। पीछे की तरफ मतलब उसकी डायरेक्शन कैसी होगी? अपोजिट। मतलब इसमें माइनस का आंसर सही होगा, प्लस का आंसर सही नहीं होगा। तो ये थे आज के कुल 20 क्वेश्चन। क्वेश्चन का लेवल कैसा रहा एक बार कमेंट में जरूर बताइएगा। पसंद आया हो तो एक लाइक भी कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में और अगले क्वेश्चनों के साथ में, जो बेहतरीन क्वेश्चन हो सकते हैं आपके एग्जाम के लिए, उनके साथ। तो बने रहिए हमारे साथ। चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो एक बार सब्सक्राइब भी जरूर से कर देना। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।